कल्पना कीजिए कि कोई इंसान एक बिल्कुल नए और एकदम स्मार्ट शहर में खड़ा है। चारों तरफ गगनचुंबी इमारतें हैं और गाड़ियां बिना ड्राइवर के फराटे भर रही हैं। हाँ, बिल्कुल एकदम किसी साई-फाई फिल्म के सीन जैसा माहौल। एकदम वही। और उस व्यक्ति को इस शहर में किसी बहुत ही जरूरी जगह पर पहुंचना है, लेकिन रास्ता खोजने के लिए उसके हाथ में जो चीज दी गई है ना, क्या दिया गया है? उसे 1990 का एक पुराना मुड़ा-तुड़ा कागजी नक्शा थमा दिया गया है। अब वो इंसान उस नक्शे को देखता है और फिर शहर की आधुनिक सड़कों को देखता है। अरे बाप रे! उसे तो कुछ समझ ही नहीं आएगा। बिल्कुल, उसे तुरंत एहसास होता है कि जो सड़कें उस कागज पर छपी हैं, वो अब असलियत में मौजूद ही नहीं है। मतलब तकनीक बदल गई, दुनिया पूरी तरह बदल गई, लेकिन नेविगेट करने का पैमाना वहीं का वहीं अटका हुआ है। देखिए, ये जो स्थिति आपने बताई ना, ये आज की कॉर्पोरेट दुनिया की बहुत ही सटीक तस्वीर पेश करती है। खासकर जब हम वरिष्ठ और अनुभवी पेशेवरों की बात करते हैं। हाँ, बिल्कुल यही हो रहा है उनके साथ। हम आज एआई और मशीन लर्निंग के युग में काम कर रहे हैं, लेकिन कंपनियों के अंदर टैलेंट को परखने के लिए जो इंटरव्यू प्रोसेस इस्तेमाल किया जा रहा है, वो दशकों पुराना है। और शायद इसीलिए आज की हमारी इस विस्तृत चर्चा का विषय भी यही है। आज हम द आर्किटेक्चर ऑफ असेसमेंट, रीथिंकिंग द एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल इंटरव्यू नाम के स्रोत पर गहराई से बात करने वाले हैं। बहुत ही दिलचस्प पेपर है ये। है ना? इस रिसर्च ने बहुत ही स्पष्ट तरीके से बताया है कि तेजी से बदलती इस तकनीकी दुनिया में सीनियर कैंडिडेट्स के इंटरव्यू की प्रक्रिया कितनी पुरानी और अतार्किक हो चुकी है। तो चलिए इस पुराने नक्शे की असलियत को समझते हैं। बिल्कुल, शुरू करते हैं। जब एक सीनियर प्रोफेशनल इंटरव्यू रूम में जाता है, तो ये बुनियादी बेमेल स्थिति असल में दिखती कैसी है? मतलब शुरुआत कहाँ से होती है इस गड़बड़ की? इसे समझने के लिए ना हमें ये देखना होगा कि पिछले कुछ सालों में काम की प्रकृति कैसे बदली है। पहले किसी इंसान की तकनीकी कीमत इस बात से तय होती थी कि वो कितने तथ्यों या कोडिंग सिंटैक्स को याद रख सकता है। जिसे हम रिकॉल कहते हैं, राइट? हाँ, एकदम सही, रिकॉल। लेकिन आज देखिए, आज एआई का युग है। एआई सेकंडों में सिंटैक्स लिख सकता है और हजारों पन्नों का डेटा खंगाल सकता है। वो तो है, एआई का काम ही यही है। इसलिए अब एक इंसान की अहमियत सिर्फ तथ्यों को याद रखने में नहीं रह गई है। अब जो चीज मायने रखती है वो है सही निर्णय लेना, जोखिम को समझना और रणनीति बनाना। मतलब मशीन जो नहीं कर सकती वो इंसान को करना है। बिल्कुल। एआई अभी रणनीति नहीं बना सकता। वो ये नहीं बता सकता कि किसी खास व्यापारिक परिस्थिति में जब बजट कम हो और समय सीमा सिर पे हो तो कौन सा तकनीकी समझौता करना सही रहेगा। ये तो इंसान ही तय करेगा ना। तो सैद्धांतिक रूप से देखा जाए तो कंपनियां ये बात जानती हैं। मतलब अगर हम जॉब डिस्क्रिप्शन देखें तो एंटरप्राइज आर्किटेक्ट या सिक्योरिटी डायरेक्टर जैसे बड़े पदों के विज्ञापन में साफ लिखा होता है कि उन्हें एक ऐसा इंसान चाहिए जो बड़ी तस्वीर देख सके। हाँ, लंबी चौड़ी बातें लिखी होती हैं उसमें। वही तो लिखा होता है कि जो बिजनेस के लक्ष्यों को तकनीक के साथ जोड़ सके। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब वो उम्मीदवार असल में इंटरव्यू रूम में कदम रखता है। स्रोत सामग्री बताती है कि अचानक से वो पूरी रणनीतिक बातचीत किसी एक खास टूल की बारीक और रटी रटाई जानकारी पर आ जाती है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो इंटरव्यूअर सामने बैठा है ना, वो अक्सर परिचित होने और क्षमता के बीच का फर्क नहीं समझ पाता। मतलब फेमिलियरिटी और कैपेबिलिटी के बीच का फर्क? एकदम। अब मान लीजिए 20 साल का अनुभव रखने वाला कोई एंटरप्राइज आर्किटेक्ट कमरे में आता है, तो इंटरव्यूअर उसे इस बात पर परखने लगता है कि क्या वो व्यक्ति उसी खास सॉफ्टवेयर के शॉर्टकट्स जानता है जिसका इस्तेमाल इंटरव्यूअर रोज करता है। अरे ये तो बहुत अजीब बात है। किसी प्रोडक्ट के हर बटन को जानना बुद्धिमानी थोड़ी है। वही मैं कह रहा हूं। एक अनुभवी रणनीतिकार शायद उस खास टूल पर रोज काम न करता हो, लेकिन वह डिजाइन के पैटर्न और सुरक्षा के संभावित खतरों को एक आम डेवलपर से कहीं बेहतर समझता है। मुझे यहाँ एक बहुत ही मजेदार बात याद आ रही है। ये तो कुछ ऐसा हुआ जैसे किसी विश्व स्तरीय मास्टर शेफ को किसी रसोई में बुलाया जाए। उस शेफ ने दुनिया भर के कुजीन पर काम किया है। उसे मसालों की गहरी समझ है, लेकिन उसे सिर्फ इसलिए रिजेक्ट कर दिया जाए क्योंकि उसे आपके किचन में रखे एक खास ब्रांड के माइक्रोवेव का बटन दबाना नहीं आता। अरे वाह, बहुत ही बढ़िया उदाहरण है ये। मतलब यहाँ आप उसकी रेसिपी, उसके अनुभव और उसकी कला को तो परख ही नहीं रहे। आप बस ये देख रहे हैं कि उसे एक विशिष्ट उपकरण चलाना याद है या नहीं। और यही वो जगह है जहां कंपनियां क्षमता की जगह आदत को मापने की गलती कर रही हैं।
जब कोई इंटरव्यूअर इस तरह के सवाल पूछता है तो वो अनजाने में कैंडिडेट के इतने सालों के व्यापक अनुभव को पूरी तरह से नकार देता है। अच्छा, अगर तकनीकी कौशल को इस तरह गलत पैमाने पर मापा जा रहा है तो मुझे लगता है कि संवाद का तरीका भी इसमें एक बड़ी भूमिका निभाता होगा। बिल्कुल निभाता है। क्योंकि स्रोत में सच्चाई बनाम दिखावा या ट्रूथ वर्सेस फ्रेमिंग का एक बहुत दिलचस्प कॉन्सेप्ट दिया गया है। इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, ये एक बहुत ही व्यवहारिक समस्या है। जो लोग वास्तव में गहरा अनुभव रखते हैं वे जानते हैं कि असली काम कभी भी साफ सुथरा या किताबी नहीं होता है। असली प्रोजेक्ट्स हमेशा उलझे हुए होते हैं। हाँ, क्योंकि रियल वर्ल्ड में तो सब कुछ परफेक्ट नहीं होता ना। हाँ, एकदम। उनमें बहुत सारे समझौते करने पड़ते हैं। अब मान लीजिए कोई प्रोडक्ट लॉन्च होना है लेकिन उसमें एक छोटा सा सिक्योरिटी बग है। एक तरफ मार्केटिंग टीम का भारी दबाव है कि भाई कल ही लॉन्च करना है, और दूसरी तरफ सिक्योरिटी टीम कह रही होगी कि इसे अभी रोकना होगा। बिल्कुल। अब एक सीनियर लीडर को इन दोनों के बीच कोई रास्ता निकालना पड़ता है, जो अक्सर कोई परफेक्ट समाधान नहीं होता। लेकिन जब यही बात इंटरव्यू में पूछी जाती है और उम्मीदवार ईमानदारी से बताता है कि देखिए ये काम बहुत मुश्किल था और हमें ये अजीब सा समझौता करना पड़ा जिससे कुछ तकनीकी नुकसान तो हुआ लेकिन बिजनेस बच गया, तो क्या इसे नकारात्मक रूप से देखा जाता है? अक्सर हाँ, क्योंकि इंटरव्यू पैनल को ना ऐसे उलझे हुए और वास्तविक जवाबों को स्कोर करना बहुत मुश्किल लगता है। मतलब उन्हें बनी बनाई कहानी चाहिए। हाँ, उन्हें वो जवाब पसंद आते हैं जो एक साफ सुथरे टेम्पलेट में फिट बैठते हों। जैसे कि मैंने एक समस्या देखी, मैंने एक शानदार कोड लिखा और जादू से सब कुछ ठीक हो गया। अरे बाप रे, तो इसका नतीजा ये होता है कि पूरी प्रक्रिया सबसे काबिल इंसान को नहीं चुन रही है बल्कि उस इंसान को चुन रही है जो इंटरव्यू के इस दिखावे वाले गेम को खेलना अच्छे से जानता है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। और मुझे लगता है कि ये दबाव तब और भी बढ़ जाता है जब सामने कोई हाई सैलरी कैंडिडेट हो। ओह हाँ, जब कोई बड़ी तनख्वाह की मांग करता है तो कमरे का माहौल ही बदल जाता है ना। एकदम बदल जाता है। ऐसा लगता है जैसे पैनल अचानक से डिफेंसिव मोड में आ गया है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पैनल ये साबित करने की कोशिश में लग जाता है कि ये व्यक्ति इस भारी भरकम सैलरी के लायक नहीं है। वे उसकी खूबियां ढूंढने के बजाय उसे रिजेक्ट करने के बहाने खोजने लगते हैं। ये तो बहुत ही निराशाजनक है ना? और यहीं पर इंटरव्यूअर की अपनी साख पर भी सवाल उठता है। सिर्फ किसी कंपनी का पुराना कर्मचारी होना या कोई बड़ा जॉब टाइटल होना किसी को एक अच्छा मूल्यांकनकर्ता नहीं बना देता। पर वेट, मैं यहाँ आपको थोड़ा चुनौती देना चाहूंगी। अगर हम इस पूरे रिजेक्शन वाले नजरिए को थोड़ी देर के लिए किनारे भी रख दे, तो क्या एक इंटरव्यूअर का ये चाहना गलत है कि वो ऐसे व्यक्ति को चुने जो उसके अपने काम करने के तरीके और उसके टूल से सबसे ज्यादा मेल खाता हो? आपका सवाल जायज है। क्योंकि आखिर कोई भी हायरिंग मैनेजर यही चाहेगा ना कि नया व्यक्ति उसकी टीम में आसानी से फिट हो जाए और बिना किसी परेशानी के काम शुरू कर दे। कल्चरल फिट भी तो कोई चीज होती है। देखिए, ये तर्क सुनने में बहुत ही तार्किक और सही लगता है, लेकिन मनोविज्ञान में इसे समानता का पूर्वाग्रह या सिमिलैरिटी बायस कहते हैं। और सच कहूं तो ये टीम की रचनात्मकता के लिए सबसे खतरनाक चीज है। अच्छा, वो कैसे? कमजोर इंटरव्यूअर हमेशा अपनी ही खूबियों को पैमाना मान लेते हैं। अगर कोई उम्मीदवार किसी समस्या को सुलझाने के लिए एक ऐसा नजरिया अपनाता है जो इंटरव्यूअर की सोच से बिल्कुल अलग है, तो वो उसे गलत मान लेंगे। बिल्कुल, वे उस अंतर को उसकी कमजोरी मान बैठते हैं। मतलब वे अनजाने में अपना ही एक क्लोन काम पर रखने की कोशिश कर रहे होते हैं। एकदम सही शब्द इस्तेमाल किया आपने, क्लोन। और एक ही तरह से सोचने वाले लोगों की टीम कभी भी नए और जटिल खतरों का सामना नहीं कर सकती। हाँ, क्योंकि सब एक ही दिशा में सोच रहे होंगे। बिल्कुल। एक सच्चा और परिपक्व इंटरव्यूअर वो होता है जो ये समझे कि टीम को उस चीज की जरूरत है जो अभी उनके पास नहीं है। राइट। अगर टीम में सारे लोग तेजी से कोड लिखने वाले हैं तो उन्हें एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो रुक कर ये सोच सके कि भाई क्या ये कोड सुरक्षित भी है या नहीं। समानता का पूर्वाग्रह इस पूरी विविधता को खत्म कर देता है। ये क्लोन बनाने वाली बात ना सच में काफी डरावनी है। और ये पूर्वाग्रह सिर्फ तकनीकी टूल्स तक ही सीमित नहीं है, मुझे लगता। स्रोत सामग्री में पीढ़ियों के अंतर मतलब जेनरेशनल गैप का भी जिक्र किया गया है। हाँ, वो एक बहुत ही अहम बिंदु है। जब एक बहुत ही अनुभवी 50 साल का प्रोफेशनल इंटरव्यू देने आता है और उसके सामने 28 साल का एक युवा इंटरव्यूअर बैठा होता है, तो वहाँ एक अजीब सा साइकोलॉजिकल खेल शुरू हो जाता है ना। बिल्कुल। वो पीढ़ी का टकराव कई बार बहुत सूक्ष्म होता है, लेकिन उसका असर बहुत बड़ा होता है मूल्यांकन पर। वो कैसे काम करता है? देखिए, युवा पेशेवर तकनीक के मामले में बहुत तेज होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन समस्या तब आती है जब उस युवा इंटरव्यूअर को ये नहीं सिखाया जाता कि एक रणनीतिकार का मूल्यांकन कैसे करना है। तो वो अपनी ताकत पर खेलने लगता है। हाँ,
अपनी अथॉरिटी स्थापित करने के दबाव में वो अक्सर बहुत ज्यादा संशयवादी हो जाता है। वो उम्मीदवार के 2 दशकों के अनुभव को नजरअंदाज कर देता है। और फिर वो क्या पूछता है? वो उससे किसी नई प्रोग्रामिंग भाषा के बहुत ही छोटे-छोटे रटने वाले सवाल पूछने लगता है। वो अनजाने में बस ये साबित करना चाहता है कि भले ही आपका अनुभव मुझसे ज्यादा हो, लेकिन इस कमरे में बॉस मैं हूं। बाप रे, ये तो ईगो की लड़ाई हो गई। और इसी कंट्रोल और कथित निष्पक्षता को बनाए रखने के लिए एप्टीट्यूड टेस्ट का सहारा भी तो लिया जाता है। हाँ बिल्कुल। लेकिन मुझे यहाँ थोड़ी उलझन है। जब स्रोत में सीनियर पदों के लिए एप्टीट्यूड टेस्ट की आलोचना की गई है, तो क्या इसका मतलब उन लाइव कोडिंग टेस्ट से है जहाँ स्क्रीन शेयर करके कोड लिखना होता है? नहीं, एप्टीट्यूड टेस्ट कोडिंग टेस्ट से बिल्कुल अलग होते हैं। यहाँ बात उन जेनेरिक लॉजिक और रीजनिंग टेस्ट की हो रही है, जहाँ स्क्रीन पर एक घड़ी टिक टिक कर रही होती है। अच्छा, वो वाले जहाँ आकृतियों के पैटर्न पहचानने होते हैं। हाँ एकदम। या कुछ गणित के पजल बहुत तेजी से सुलझाने होते हैं। अरे वो टेस्ट जो अक्सर कॉलेज प्लेसमेंट के समय लिए जाते हैं फ्रेशर्स से। बिल्कुल वही वाले। अब जरा आप सोचिए, क्या एक सीनियर एंटरप्राइज आर्किटेक्ट का रोज का काम ऐसा होता है? बिल्कुल नहीं। क्या वो दिन भर बैठकर आकृतियों के पैटर्न मिलाता रहता है? नहीं ना। उसका असली काम तो अनिश्चितताओं के बीच रिस्क और डिलीवरी को बैलेंस करना है। उसे तो अलग अलग विभागों के लोगों को किसी एक प्रोजेक्ट पर सहमत करना होता है, जो कि एक बहुत बड़ा इंसानी काम है। तो फिर आप ही बताइए, कंपनियां सीनियर रोल्स के लिए इन पजल वाले टेस्ट्स का इस्तेमाल करती ही क्यों हैं? आप ही बताइए, मुझे तो कोई लॉजिक समझ नहीं आ रहा। क्योंकि इन्हें आयोजित करना और इनका स्कोर निकालना बहुत आसान होता है। ये एचआर को तुरंत एक नंबर दे देते हैं। अच्छा, तो ये बस काम आसान करने का तरीका है। हाँ, जिससे ये लगता है कि हायरिंग बहुत ही वैज्ञानिक और निष्पक्ष तरीके से हो रही है, लेकिन असल में ये निष्पक्ष होने का केवल एक भ्रम है। मतलब ये टेस्ट उस रणनीतिक भूमिका से कोसों दूर होते हैं जिसके लिए उस व्यक्ति को चुना जा रहा है। एकदम। ये तेज दिमाग वाले फ्रेशर्स को तो चुन सकते हैं, लेकिन जो गहरे अनुभव वाले लीडर्स होते हैं, उन्हें अक्सर इस प्रक्रिया से बाहर कर देते हैं। एचआर की बात निकली है तो इस आसान रास्ते की तलाश एचआर विभागों को एक बहुत ही खतरनाक मोड़ पर ले आई है। मेरा मतलब है एआई का अंधा इस्तेमाल। जी, आज के समय का सबसे बड़ा मुद्दा है। हाँ, एचआर अब रेज्यूमे की छटनी और उम्मीदवारों की स्कोरिंग के लिए पूरी तरह से एआई टूल्स पर निर्भर होने लगे हैं। लेकिन इसमें मेरा एक सवाल है। पूछिए। एचआर के पास हर दिन सैकड़ों या हजारों एप्लीकेशंस आते हैं। कोई इंसान बैठकर हर एक रेज्यूमे तो नहीं पढ़ सकता ना? व्यावहारिक रूप से नहीं पढ़ सकता। तो क्या एआई का इस्तेमाल सिर्फ एक मजबूरी नहीं है? इसमें इतना खतरनाक क्या है? मजबूरी अपनी जगह है, लेकिन जब हम इसके काम करने के तरीके को देखते हैं, मतलब इसके मैकेनिज्म को गहराई से समझते हैं, तब असली खतरा सामने आता है। वो कैसे? देखिए, एचआर प्रोफेशनल्स के पास अक्सर वो गहरी तकनीकी समझ नहीं होती है जिससे वे एक सीनियर टेक आर्किटेक्ट के काम की बारीकियों का मूल्यांकन कर सकें। हाँ, वे तो रिक्रूटर है, टेक एक्सपर्ट्स नहीं। इसलिए वे क्या करते हैं, वे एआई को कुछ कीवर्ड्स दे देते हैं। अब एआई उन कीवर्ड्स को रेज्यूमे में खोजता है। मान लीजिए किसी उम्मीदवार ने किसी बहुत बड़े क्राइसिस के दौरान कोई शानदार रणनीतिक फैसला लिया हो, लेकिन उसने अपने रेज्यूमे में वो सटीक कीवर्ड नहीं लिखा जो एआई खोज रहा है। तो क्या होगा? एआई उस रेज्यूमे को तुरंत रिजेक्ट कर देगा। यानी एआई उस संदर्भ या कॉन्टेक्स्ट को बिल्कुल नहीं समझ पाता कि वो फैसला आखिर क्यों लिया गया था। बिल्कुल नहीं समझ सकता। एआई सिर्फ शब्दों का मिलान करता है, वो उन शब्दों के पीछे छिपे संघर्ष या इंसान के असली अनुभव को नहीं पढ़ सकता। ये तो बहुत बड़ी खामी है। और उससे भी बड़ी खामी ये है कि जब बिना तकनीकी ज्ञान के एचआर प्रोफेशनल्स उस मशीन के स्कोर को ही अंतिम सत्य मान लेते हैं, तो वे असल में मूल्यांकन की अपनी जिम्मेदारी मशीन को आउटसोर्स कर रहे होते हैं, जो कि उन्हें नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। तकनीक का इस्तेमाल प्रशासन या शेड्यूलिंग में मदद के लिए होना चाहिए, फैसले लेने के लिए नहीं। एआई को एक असिस्टेंट होना चाहिए, जज नहीं। मतलब ये तो वही बात हो गई कि आप किसी कविता प्रतियोगिता में एक कैलकुलेटर को जज बनाकर बैठा दें। अरे वाह, क्या उपमा दी आपने। मतलब वह कैलकुलेटर ये तो बहुत सटीकता से गिन सकता है ना कि कविता में कितने शब्द हैं, कितनी पंक्तियां हैं, या कोई खास अक्षर कितनी बार आया है। हाँ, गिनती तो एकदम सही करेगा। लेकिन वह उन शब्दों के पीछे छिपी भावनाओं को, उस कविता की गहराई को या उसके दर्द को कभी नहीं समझ सकता। एआई बस एक कैलकुलेटर है और एक वरिष्ठ पेशेवर का लंबा अनुभव एक गहरी कविता की तरह है जिसे सिर्फ एक इंसान ही महसूस कर सकता है। ये तुलना इस पूरी समस्या के मूल को बहुत अच्छी तरह से पकड़ती है। हम सच में एक इंसान के दशकों के अनुभव को, उसके द्वारा संभाले गए मुश्किल स्टेक होल्डर्स को
महज एक स्कोर या कुछ कीवर्ड्स तक सीमित कर रहे हैं, जो कि बहुत दुखद है। ये सिर्फ उस उम्मीदवार के साथ अन्याय नहीं है, ये कंपनी के लिए भी उतना ही नुकसानदेह है, क्योंकि वे बेहतरीन टैलेंट को अपने हाथों से खो रहे हैं। तो अब तक हमने इस पूरी प्रक्रिया की कमियों को अच्छे से समझ लिया है। कैसे पुराना नेविगेशन सिस्टम काम नहीं कर रहा है, कैसे दिखावटी जवाबों को इनाम मिल रहा है। हाँ, और कैसे एआई का गलत इस्तेमाल चीजों को बदतर बना रहा है। बिल्कुल। तो अब रुख करते हैं समाधान की तरफ। आखिर इस व्यवस्था को कैसे सुधारा जाए? स्रोत सामग्री के आधार पर सही मूल्यांकन का ब्लूप्रिंट क्या होना चाहिए? देखिए, सबसे पहला और सबसे बुनियादी बदलाव तो ये सोच बदलना है कि हर अच्छा कर्मचारी एक अच्छा इंटरव्यूअर हो सकता है। मतलब हर कोई इंटरव्यू नहीं ले सकता? बिल्कुल नहीं। कंपनियों को ये स्वीकार करना होगा कि इंटरव्यू लेना अपने आप में एक अलग और खास कौशल है। एक शानदार कोडर या एक सफल प्रोजेक्ट मैनेजर जरूरी नहीं कि किसी दूसरे इंसान की क्षमता को भी उतनी अच्छी तरह परख सके। तो इसके लिए क्या करना होगा? इंटरव्यूअर्स को बाकायदा ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। उन्हें सिखाया जाना चाहिए कि अपने पूर्वाग्रहों को कैसे पहचानें और एक रणनीतिकार और एक ऑपरेटर के बीच कैसे फर्क करें। और इस पूरी प्रक्रिया में एचआर की भूमिका क्या होनी चाहिए? क्योंकि अभी तो वे या तो एआई के पीछे छिपे हुए नजर आते हैं या फिर सिर्फ शेड्यूलिंग का काम कर रहे हैं। एचआर की भूमिका इसमें सबसे रणनीतिक होनी चाहिए। उन्हें इंटरव्यू पैनल के डिजाइन पर काम करना चाहिए। अक्सर आपने देखा होगा कि पैनल में एक ही व्यक्ति का दबदबा होता है और बाकी लोग बस सिर हिला रहे होते हैं। हाँ, मैंने देखा है ऐसा। एचआर को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बैलेंस्ड पैनल हो। मान लीजिए 4 लोगों का पैनल है, तो उसे इस तरह बनाया जाए कि एक व्यक्ति विशुद्ध रूप से तकनीकी ज्ञान परखे, दूसरा नेतृत्व की क्षमता देखे और तीसरा ये देखे कि वो व्यक्ति संवाद कैसे करता है। ये तो बहुत ही अच्छी अप्रोच है। इसके अलावा एचआर को स्ट्रक्चर्ड स्कोरकार्ड लागू करने चाहिए जो सीधे उस विशिष्ट भूमिका से जुड़े हों। स्ट्रक्चर्ड स्कोरकार्ड मतलब पहले से तय पैमाने होते हैं इसमें? हाँ, अगर हायरिंग एक एंटरप्राइज आर्किटेक्ट की हो रही है तो स्कोरकार्ड में सिर्फ कोडिंग की स्पीड नहीं बल्कि रणनीति, रिस्क मैनेजमेंट और बिजनेस अलाइनमेंट जैसे बिंदु होने चाहिए। और हर इंटरव्यूअर को उन्हीं पैमानों पर नंबर देने चाहिए। बिल्कुल, इससे सब्जेक्टिविटी कम होती है। ये तो हुई पैनल और असेसमेंट की बात। लेकिन जो सवाल पूछे जाते हैं उनका क्या? रटे रटाए सवालों की जगह क्या लिया जा सकता है? रटने वाले सवालों की जगह पूरी तरह से सिनेरियो बेस्ड या स्थिति आधारित सवालों ने लेनी चाहिए। अच्छा। हाँ, ट्रिविया पूछने के बजाय उम्मीदवार को एक वास्तविक या काल्पनिक व्यावसायिक समस्या दी जानी चाहिए। क्या आप इसका कोई उदाहरण दे सकते हैं? जैसे मान लीजिए उम्मीदवार से पूछा जाए कि आप एक बड़ा प्रोजेक्ट लीड कर रहे हैं। प्रोजेक्ट के बीच में मैनेजमेंट ने अचानक बजट आधा कर दिया है और टीम का मनोबल गिर गया है। अरे बाप रे, ये तो बहुत ही स्ट्रेसफुल सिचुएशन है। और साथ ही सिक्योरिटी टीम भी कह रही है कि कुछ फीचर्स सुरक्षित नहीं हैं। तो ऐसी अनिश्चितता में आप किन चीजों को प्राथमिकता देंगे और अपना फैसला स्टेक होल्डर्स को कैसे समझाएंगे? इस सवाल में खास बात यह है ना कि इसका कोई एक सही जवाब गूगल पर तो मिलेगा नहीं। बिल्कुल नहीं मिलेगा। इन सवालों के कोई सही या गलत जवाब होते ही नहीं हैं। ये सवाल असल में ये उजागर करते हैं कि उम्मीदवार का दिमाग कैसे काम करता है, वह दबाव में कैसे सोचता है। एकदम। क्या वो सिर्फ तकनीक के बारे में सोच रहा है या बिजनेस के बारे में भी? ये उसकी असली क्षमता को सामने लाता है। इस पूरी चर्चा से एक बात जो मुझे बहुत स्पष्ट होकर उभरती हुई दिख रही है वो ये है कि खराब इंटरव्यू प्रोसेस सिर्फ उस उम्मीदवार का नुकसान नहीं करता जो रिजेक्ट हो गया है। हाँ बिल्कुल। बल्कि जो लोग भी सुन रहे हैं उन्हें ये समझना होगा कि यह उस पूरी कंपनी की संगठनात्मक परिपक्वता और उनकी अंदरूनी कार्यप्रणाली की पोल खोल देता है। बिना किसी शक के इस पूरे रिसर्च पेपर का सार भी यही है कि कंपनियों को ये मानकर नहीं चलना चाहिए कि वरिष्ठ उम्मीदवारों का मूल्यांकन करना उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। तो क्या करना पड़ता है? कंपनियों को ये अधिकार कमाना पड़ता है। जब कोई कंपनी किसी ऐसे व्यक्ति से उसके अनुभव को साबित करने के लिए कहती है जिसने इस उद्योग में 20 साल दिए हैं, तो उस कंपनी को भी ये साबित करना होगा कि उनकी प्रक्रिया उस अनुभव को समझने के लायक है। बहुत ही गहरी बात कही आपने। यदि पूरी प्रक्रिया कमजोर या पुराने तौर तरीकों पर आधारित है तो वो उम्मीदवार के टैलेंट की कमी नहीं दर्शाती, वो सीधे तौर पर उस कंपनी की विफलता को दर्शाती है। भविष्य का इंटरव्यू प्रोसेस बहुत अधिक ईमानदार और उस विशिष्ट भूमिका के प्रति जागरूक होना चाहिए। हाँ, क्योंकि तकनीक और एआई सिर्फ एक ढांचा दे सकते हैं, लेकिन गहरी मानवीय समझ और परिपक्वता की जगह कोई मशीन नहीं ले सकती। बिल्कुल सही कहा आपने, कोई मशीन इंसान की जगह नहीं ले सकती। तो हमने शुरुआत की थी उस 1990 के मुड़े तुड़े कागजी नक्शे से,
जो आज के स्मार्ट शहर में किसी काम का नहीं है। हम्म। और अब ये साफ है कि कॉर्पोरेट दुनिया को एक नए नेविगेशन सिस्टम की सख्त जरूरत है। एक ऐसा सिस्टम जो महज फेमिलियरिटी और असली कैपेबिलिटी के बीच का फर्क समझ सके। एकदम सही है। तो जो भी श्रोता इस विस्तृत चर्चा को सुन रहे हैं, इसे खत्म करते हुए मैं एक बहुत ही अहम सवाल आपके दिमाग में छोड़ना चाहती हूँ। इस पर जरा गौर कीजिएगा। बिल्कुल सोचिएगा इस बारे में। कल्पना कीजिए उन कंपनियों के बारे में जो लगातार ऐसे ही दोषपूर्ण इंटरव्यू प्रोसेस चला रही हैं। एक ऐसा सिस्टम जो गहराई से सोचने वालों, सच बोलने वालों और लंबी अवधि की रणनीति बनाने वालों को रिजेक्ट कर देता है और बदले में सिर्फ उन लोगों को चुनता है जो इंटरव्यू के गेम में अच्छे हैं, जो रटे रटाए जवाब देते हैं या जो बिल्कुल इंटरव्यूअर के क्लोन हैं। अगर ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा तो अगले 10 सालों में उन कंपनियों का क्या होगा? सोचने वाली बात है। उन कंपनियों के बनाए गए असल प्रोडक्ट्स, उनकी डेटा की सुरक्षा और उनका पूरा कॉर्पोरेट कल्चर कैसा होगा? क्या वे कंपनियां भी सिर्फ बाहर से अच्छी दिखने वाली लेकिन अंदर से पूरी तरह खोखली नहीं बन जाएंगी? जहां बोर्डरूम प्रेजेंटेशंस तो बहुत शानदार होंगे, लेकिन जब कोई असली तकनीकी या व्यावसायिक संकट आएगा तो उसे सुलझाने के लिए कोई सही निर्णय लेने वाला इंसान ही नहीं बचेगा। इस बारे में जरूर सोचिएगा, क्योंकि ये सिर्फ एक व्यक्ति के इंटरव्यू का सवाल नहीं है। ये इस बात का सवाल है कि भविष्य की तकनीक और व्यवसाय की कमान किन हाथों में होगी।